अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास आपकी फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट ईयर से और सेकेंड ईयर का पढ़ाई का पैटर्न बेटा डिफरेंट होगा। इसके अंदर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सबसे पहले आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसके बाद एमसीक्यूज की एक क्लास होगी और उसके एंड पर बेटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के ना पार्ट वाइज हम देखेंगे किस तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 9-10 में हमने जनरल डिस्कशन की थी, क्विक डिस्कशन की थी, जबकि फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर हम प्रॉपर एक एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, लाजमी तौर पर इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आप चाहे उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, स्क्रीनशॉट्स लेकर उसको आप लिख सकते हैं। जो भी मामला है उसको एज इट इज़ इसी तरह से ही लिखना है। ये दो हिस्सों में वीडियो बेटा आपकी डिवाइडेड होगी। पार्ट 1 आज करूँगा, पार्ट 1 जो होगा बेटा वो कल, पार्ट 2 आपका कल होगा। आधा चैप्टर आज होगा, आधा चैप्टर हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके पास पहली ब्रांच है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है ऐसी बायोलॉजी जो मॉलिक्यूल्स को पढ़ेगी या मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके पढ़ेगी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ब्रांच की बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म को डील करती है सेलुलर लेवल पे, ऑर्गेनेली लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे कि डीएनए कैसा है, आरएनए कैसे बनता है, किस तरह से प्रोटीन बननी है, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेटा बड़ी सिंपल सा है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल हम अकेले तो नहीं रह सकते, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चाहिए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास एयर आ जाती है, वाटर आ जाती है, सनलाइट है, सॉइल है, वुड है। मतलब कि हमारी जो लाइफ है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अराउंड ही मूव कर रही होती है। हमारा इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ी जाती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। अगेन नाम से जाहिर हो रहा है बायोलॉजी की वो ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़े। इसके अंदर बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं, प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक अल्जाई और माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर आगे हम इसके एडवांस स्टेज देखते हैं, जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी एक अलग है, वायरोलॉजी अलग है, आपके पास पैरासाइटोलॉजी अलग है, इसके बाद आपके पास फंजाई की स्टडी अलग है, माइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो अलग है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर बायोलॉजी का मतलब है कि फ्रेश वाटर के अंदर बेटा पानी दो तरह के होते हैं, या वो ओशन मेरेन होगा या वो फ्रेश वाटर होगा। ओशन के अलावा जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी फ्रेश वाटर में आती हैं। ठीक है, ओशन का वाटर ओशन मेरेन लाइफ कहलाती है। इसके अलावा दरिया, नदी, नाले, पॉन्ड्स, ये सारे कहाँ पे आते हैं बेटा? फ्रेश वाटर में आते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द ऑर्गेनिज्म इन द फ्रेश वाटर। एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर ना सिर्फ एनिमल्स आते हैं बल्कि प्लांट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मरीन बायोलॉजी अगेन जो आपके पास मरीन लाइफ को स्टडी करती है और उनके एस्पेक्ट देखती है बेटा, वो आपके पास क्या है? मरीन बायोलॉजी है। फिर पैरासाइटोलॉजी है बेटा। पैरासाइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की जो स्टडी करे वो क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम अगर पैरासाइट्स के अगर हम देखें तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट वो एक ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म नॉर्मली, जो होस्ट से ही फूड लेते हैं, होस्ट से ही शेल्टर लेते हैं और होस्ट को ही क्या करते हैं? बीमार करते हैं। इसमें उसके तमाम आस्पेक्ट देखे जाते हैं कि पैरासाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म में आ कहाँ से रहा है। मिसाल के तौर पर कई चीज़ें इस तरह से होती हैं जो दूसरे एनिमल्स में तो इस तरह डेंगू है, ठीक है, अगर हम डेंगू वायरस की बात करें तो डेंगू जो वायरस है, या अगर हम मलेरिया की बात कर लेते हैं, चलो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जो मलेरिया है ये आपके पास एनोफ्लिस मच्छर में रहता है, लेकिन मच्छर को कुछ नहीं होता, लेकिन एनोफ्लिस मच्छर जब हमें काटेगा तो हमें मलेरिया हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, इसकी लाइफ कैसे गुजरती है, सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में बेटा चाहे वो अनाटमी है, मार्फोलॉजी है, एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, इकोलॉजी है, लेकिन किसकी पढ़ेंगे? स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग की अनाटमी ह्यूमन बायोलॉजी में आएगी, ह्यूमन बीइंग की मार्फोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी में आएगी। इसको ह्यूमन साइंसेस भी कहा जाता है। सोशल बायोलॉजी
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और सोशल बायोलॉजी अलग अलग है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बेटा आपके पास इन्वायरमेंट और इसका ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन पढ़ा जाता है। सोशल बायोलॉजी में बिहेवियर देखा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से बिहेव करता है, क्या वो झुंड में रह रहे हैं, क्या वो अकेले रह रहे हैं, क्या वो घर किस तरह के बना रहे हैं, तो उनका रिहाइश का तरीका क्या है, उनका आपके पास सोसाइटी जो बनती है उससे दूसरी सोसाइटीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें सोशल बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम यूज़ करते हैं और हम अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए मेडिसिन वगैरह चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटॉमिक लेवल बनता है। एटॉमिक लेवल मिलता है तो बायोमालिक्यूलर लेवल बनता है। बायोमालिक्यूलर लेवल से ऑर्गेनेली लेवल बनता है। ऑर्गेनेली लेवल से सेल लेवल बनता है। सेल लेवल से टिश्यू लेवल बनता है। टिश्यू लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। फिर इंडिविजुअल लेवल बनता है। फिर पॉपुलेशन लेवल बनता है। फिर कम्युनिटी लेवल बनता है। और एंड पर बेटा आपके पास क्या बनते हैं, बायोम का लेवल आ जाता है। एटॉमिक लेवल में डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आती है ऑफ कोर्स बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है, और यही आपने डेफिनेशन करनी है, वो 9वीं वाली आपने नहीं करनी। आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स अकरिंग नेचुरली ओनली 16 आर कॉमनली फाउंड फॉर द केमिकल कंपाउंड्स from which the living organism are made. These 16 and few other are occur in particular organism called bioelement. बेटा 99% ये जो मेजर मेन स्ट्रीम एनिमल्स जितने भी आप यहाँ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो उसके अंदर 16 ही है, लेकिन कुछ आपके पास स्पेशल बैक्टीरिया या वायरसेस ऐसे हैं जिनमें इन 16 के अलावा भी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर बायो एलिमेंट की डिवीजन की जाए तो मेजर एलिमेंट है। मेजर एलिमेंट क्या है, ये वो 6 एलिमेंट हैं जो मिलकर 99% ऑफ लिविंग मैस बना रहे हैं। इसमें कार्बन 18% है, ऑक्सीजन 65% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, जो कैल्शियम है वो 2% है, फॉस्फोरस आपके पास क्या है 1% है। माइनर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये 10 एलिमेंट्स हैं जो मिलकर सिर्फ 1% बना रहे हैं। इसमें पोटेशियम 0.3% है, सल्फर 0.25% है, क्लोरीन 0.15% है, जो सोडियम है वो 0.15% है, मैग्नीशियम 0.05% है, जो आयरन है वो 0.004% है, और बाद में जो कॉपर मैंगनीज जिंक है और आयोडीन है ये सारी ट्रेस है। ट्रेस का मतलब है बहुत ही कम है। अब बहुत कम होने का मतलब नहीं ये नहीं है कि ये आपके पास ज़रूरी नहीं है। कॉपर कितने ही इंजाइम्स ऐसे हैं जिनके लिए कॉपर एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करता है। जो आपके पास मैंगनीज है ये भी आपके पास कितने इंजाइम्स का को फैक्टर है। जिंक इंजाइम्स के को फैक्टर है, इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, और मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी बूस्टअप होती है जिंक से। आयोडीन हमें चाहिए हार्मोन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई, लेकिन डेफिनेशन बोर्ड में नहीं पूछी गई हुई। जो बोर्ड में चीज़ें पूछी गई हैं वो है माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, लो हो, इसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज आ जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, ज़्यादा हो, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड आ जाते हैं। और एक और भी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लास के हवाले से, केमिकल क्लास के हवाले से जो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो भी दो तरह के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बेटा वो हैं जिनके अंदर आपके पास मेन कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। ठीक है, जिस तरह आपके पास डीएनए वगैरह, सॉरी डीएनए कह रहा हूँ, आपके पास बेसिक मसल्स का जो स्ट्रक्चर है, स्किन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिक नेचर में आता है। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक के अंदर कैल्शियम और, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ, इनऑर्गेनिक के अंदर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन ना हो, जिसमें आपके पास एटीपी, एएमपी, ग्लूकोज, आपके पास डीएनए आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, इनऑर्गेनिक क्लास में आती है। ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च, ये सारी किस में आती हैं, ऑर्गेनिक नेचर में आती हैं। ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस बेटा क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये कैसे बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स की असेंबली से। जिस तरह एनर्जी प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा राइबोसोम्स है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेल लेवल है।
सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटा किसका, लाइफ का, और लेबर ऑफ डिवीजन अकर करती है सेल के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेल के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन अकर करती है। नीचे बेटा एनिमल सेल, प्लांट सेल और ये एक बैक्टीरियल सेल मौजूद है। सेल किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गेनेलिस से। फिर टिश्यू है, टिश्यू में बेटा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन, ये क्या बनता है, एक टिश्यू बन जाता है। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। बेटा अगर इस तस्वीर को बड़ा करके हम देखें, हाँ, ये ह्यूमन बॉडी टिश्यू में आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के आगे मजीद टाइप्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, फिर मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हैं, नर्वस टिश्यूज हैं, फिर आपके पास कनेक्टिव टिश्यू हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। ये एमडी कैट में पूछा जा सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन आ जाते हैं। सूडो सर्टिफाइड सिलेटेड हैं, सिंपल स्क्वेमस हैं, कोबाइडल हैं। ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो एमडी कैट वगैरह में आ सकते हैं। ये आप इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गन लेवल है, डिफरेंट टिश्यूज हैं लेकिन रिलेटेड फंक्शन है। टिश्यू में क्या था, सिमिलर सेल और सिमिलर फंक्शन। ऑर्गन में टिश्यू डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, रिलेटेड। फॉर एग्जांपल बेटा आप अगर खाना आप खाते हैं, खाना खाने में दो चीज़ें आती हैं, एक आपका मैदा चर्निंग करता है, खाने को मिक्स करता है, और एक आपके पास मैदा का क्या काम होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, जिसकी वजह से बेटा आपके पास क्या बनता है, मिल्क। आप जो खाना होता है वो क्या होता है, हजम होता है। आप ब्लेंडर की एग्जांपल ले सकते हो। आपने मिल्क शेक बनाना है, मिल्क शेक बनाने के लिए आप पहले अगर मैंगो मिल्क शेक बनाना है तो आप पहले मैंगो डालेंगे और फिर उसमें दूध डालेंगे। अगर मैं ब्लेंडर ऑन नहीं करता तो कभी भी मिल्क शेक नहीं बन सकता। और अगर मैं खाली मैंगो डाल के ब्लेंडर ऑन कर दूं, दूध ना डालूं, तो कभी भी मिल्क शेक फिर दोबारा नहीं बनेगा। ये दोनों फंक्शन इकट्ठे होंगे, दूध भी पड़ेगा साथ में ब्लेंडर भी आपके पास चलेगा, तो ही बेटा आपके पास मिल्क शेक बनेगा। ठीक है। इसी तरह स्टमक के अंदर तीन बेसिक टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी होता है बेटा स्टमक में, जो आपकी इधर बुक में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। स्टमक के अंदर बेटा स्मूथ एपिथेलियम जो आपके पास है, सॉरी सेक्रेटरी एपिथेलियम है, ये सेक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस जो डाइजेशन करवाता है। और जो मस्कुलर टिश्यूज हैं बेटा ये स्मूथ मसल हैं ऑफ कोर्स, ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, चर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से फूड मिक्स होता है एंजाइम्स के साथ। और फिर एट द पोस्टीरियर एंड बेटा ये क्या होता है, मूव करवाता है कि आपके पास फूड इधर पड़ी होती है, इधर से धकेल के इसको ड्यूडेनम की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पुश करता है। ये भी काम आपके पास किसका है, मस्कुलर टिश्यू का। अब मसल अपना काम कर रहा है, खुदा ना खास्ता अगर एपिथेलियल टिश्यू खराब हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मस्कुलर अपना काम छोड़कर गैस्ट्रिक जूस बनाना स्टार्ट होगा, नो नेवर। सेक्रेटरी एपिथेलियम सिर्फ अपना काम करेगी, मस्कुलर टिश्यू सिर्फ अपना काम करेगा, और ये दोनों मिलकर किसका काम करेंगे, स्टमक का। इस तरह से ऑर्गन बनता है। मुख्तलिफ जो टिश्यूज हैं वो अपना अपना काम करके एक असेंबल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। फिर इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। ऑलमोस्ट 12 ऑर्गन सिस्टम लेवल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जिसमें जो मेजर है वो मैंने आपको बता दी है। मेजर तो नहीं, खैर अ फ्यू जो हैं वो मैंने बता दी हैं, सारे मेजर होते हैं वैसे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर सिर्फ हड्डियाँ हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर बेटा आपके पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। मस्कुलर सिस्टम में बेटा आपके पास क्या आ जाते हैं, मसल आ जाते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम भी है आपके पास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिम्फेटिक सिस्टम भी है। इंडिविजुअल लेवल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो असेंबल करते हैं और वो क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल। इसमें एक छोटा सा एमसीक्यू का पॉइंट अगर आप इसमें डेफिनेशन में देखें, वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, ये दो चीज़ें बड़े मेजर हिंट देती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर नॉर्मली ऑर्गन सिस्टम लेवल बेटा एब्सेंट होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जो प्लांट है वो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑर्गन ही है, जबकि एनिमल्स में क्योंकि डिग्री ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या करता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, और ज़्यादातर ऑर्गन सिस्टम लेवल ही होता है। बहुत थोड़े
आपके पास ऑर्गन्स हैं जो इटसेल्फ काम करते हैं, जो एक्चुअली इंटरेक्ट नहीं करते, और 100% कोई भी आपकी बॉडी में ऑर्गन ऐसा नहीं है जो सिर्फ अकेले ही काम कर रहा हो, उसके ऊपर दूसरे का कोई इंटरेक्शन ना हो। ऑर्गेनिज्म बेटा वर्क करता है एक यूनिट के तौर पर और इन्वायरमेंटल चेंजेस को एज अ होल ही बियर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ दौड़ रहे हो तो सिर्फ आपकी हड्डियां नहीं मूव कर रही, आपके मसल्स भी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम भी करेगा, आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होगा ज़्यादा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनहिबिट करेगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी और लिम्स वगैरह की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा, डाइजेशन थोड़ी सी क्या कर देती है, स्टॉप कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप तो सिर्फ दौड़ रहे हो ना, दौड़ने के लिए क्या चाहिए, मसल और हड्डियां, लेकिन उसके साथ रिस्पिरेशन भी बढ़ी तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन भी सिस्टम भी आपके पास आ गया, इंगेज हो गया, नर्वस सिस्टम भी इस तरह से इंगेज हुआ कि जब आप कोई हैवी काम कर रहे होते हो ना तो डाइजेशन इनहिबिट कर दी जाती है। ठीक है, डाइजेशन इनहिबिट कर दी जाती है बेटा। इसके बाद बेटा हमारे पास अगर हम देखें तो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन बेटा बड़ी मेन स्ट्रीम सी है, सेम आपके पास स्पीशी सेम टाइम सेम एरिया के ऊपर अगर पाई जा रही है तो वो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, सेम स्पीशी सेम टाइम सेम एरिया, ये क्या बनाती है, पॉपुलेशन बनाती है। फॉर एग्जांपल ये तीनों पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इस टाइम अगर आप अपने रूम में बैठे हैं या क्लासरूम में बैठे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने सुबह कॉलेज में लेक्चर अटेंड किया, सुबह के वक्त 9 बजे बायो का लेक्चर होता है, आपके क्लास है 60 की, अगर यही मैं रात के 9 बजे जाऊं, क्लास वही है लेकिन पॉपुलेशन क्या हो गई हुई है, चेंज हो गई हुई है। अगर मैं आपकी क्लास के साथ दूसरी क्लास भी इंगेज कर लेता हूँ तो प्लेस मैंने बड़ी कर दी, पॉपुलेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब मैं क्लास में जाकर मेरा स्टडी यही करता हूँ कि भाई मैंने क्लास में देखना है कि मकड़ियाँ कितनी हैं, तो अब मैंने जब स्पीशी चेंज कर दी, चाहे इंसान 100 बैठे हो क्लास में, लेकिन मैं पॉपुलेशन जब मकड़ी की देख रहा हूँ तो जितनी मकड़ी होगी मैंने तो वही पॉपुलेशन काउंट करनी है। तो पॉपुलेशन में स्पीशी भी, प्लेस भी और टाइम भी, ये तीनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एग्जाम्पल जो नंबर्स में होता है, नंबर ऑफ रैट्स इन द राइस फील्ड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बायोलॉजी क्लास, द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द सिटी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन आपके पास ये गलत लिखा गया, जीन फ्लो है, ये जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर, ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो एट्रीब्यूट्स होती हैं पॉपुलेशन का। इसके बाद कम्युनिटी लेवल है, कम्युनिटी से भी 2 दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया पिछले 6 सालों में। कम्युनिटी क्या है बेटा, पॉपुलेशन अगर हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की अगर हो तो वो बेटा क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। और जो सेम हैबिटेट में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कम्युनिटीज आर डायनेमिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन इंक्रीज और मे अदर डिक्रीज। ये जब हम आगे सिम्बियोसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। टाइप्स अगर हम देखें, सिंपल कम्युनिटी और हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। सिंपल कम्युनिटी में बेटा क्या होता है, आ कम्युनिटी विद अ फ्यू स्पीशीज इंटरेक्टिंग, अ पॉन्ड विद एल्गाई और फिश। ठीक है, एक जिस तरह फॉलन लोग आपने एग्जांपल पढ़ी हुई है कि जब एक ट्री नीचे गिरता है और अगर आप ट्री को उठाएं थोड़ा देर बाद तो उसके नीचे कुछ कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, तो कीड़े मकोड़ों की तादाद भी बहुत कम होती है और उनकी जो टाइप्स हैं, कितने तरह के कीड़े मकोड़े हैं, वो भी बड़े कम होते हैं। तो ये बड़ी सिंपल कम्युनिटी है। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि सिंपल कम्युनिटी इज़ वेरी फ्रेजाइल। इसके अंदर अगर हम एक भी चीज़ को ऊपर नीचे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्म है, फार्म के अंदर बकरियां और बकरियां घास चर रही हैं और घास के अलावा उनका खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, बारिश नहीं होती, घास नहीं बनेगी, घास नहीं प्रॉपर बनेगी तो बकरियां भी मरना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर बकरियां जंगल में होती, ठीक है, एक फॉरेस्ट लेवल पे होती तो घास नहीं खाती तो कुछ पत्ते खा लेती। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है उसमें ऑर्गेनिज्म भी बड़े ज़्यादा होते हैं और इंटरेक्शन भी बड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेटिवली स्टेबल होती है। ये नहीं मैं कह रहा कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन रिलेटिवली स्टेबल होती है।
इसके बाद इंटरेक्शन, ये भी आपके पास है। ये कम्युनिटी में इंटरेक्शन कैसे होता है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर्जी हैं वो प्रेडेशन से इंटरेक्ट करते हैं या पैरासाइटिज्म से इंटरेक्ट करते हैं, कमेंसलिज्म से इंटरेक्शन होती है, म्यूचुअलिज्म से इंटरेक्शन होती है, और यहाँ कंपटीशन उनके दरमियान होता है। ये क्या क्या होते हैं इधर पहले चैप्टर में, ये ज़रूरी नहीं है जानना, आपको बस वैसे एक मैं बता देता हूँ। प्रेडेशन का मतलब है कि शिकारी होगा और एक शिकार होगा। कंपटीशन नॉर्मली सिमिलर स्पीशीज़ में पाया जाता है, ठीक है, जिस तरह शेर शेर से लड़ रहा है करने के लिए। सिम्बियोसिस का मतलब क्या है, इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, ये देखें, ये बफलो के ऊपर एक आपके पास बर्ड बैठा हुआ है जो बफलों के उससे ना जुएं वगैरह जो चिचड़ होते हैं, जो इंसेक्ट्स उनके ऊपर वर्म्स होते हैं उसको खाता है। अब सिम्बियोसिस भी दो तीन तरह की है। सिम्बियोसिस में पैरासाइटिज्म भी हो सकता है, म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, कमेंसलिज्म भी हो सकता है। पैरासाइटिज्म क्या है, ये देखिए गोल्ड फिश है, इसको पैरासाइट लग गया हुआ है, ठीक है, अब ये इसको नुकसान पहुंचाएगा, एट द एंड इसको मार देगा। म्यूचुअलिज्म में क्या है, म्यूचुअलिज्म ये देखें, एक हनी बी है, ये आपके पास फूलों का रस पी रही है। हनी को क्या मिलता है, हनी बी को क्या मिलता है, फूलों का रस, और इनके बदले में प्लांट को क्या मिलता है, पोलिनेशन। हनी बी आर द एक्सीलेंट पोलिनेटर। कमेंसलिज्म बेटा ये देखें, ये एक वेल है, वेल के साथ आपके पास ऑर्गेनिज्म चिपक गए हुए हैं, और जो उसके आपके पास ये ना स्नेल्स टाइप होते हैं जो उसको खा रहे होते हैं। वेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका वेस्ट चीज़ें होती हैं वो ये स्नेल को ईट अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें। इसी तरह आपके पास आज का जो लास्ट है टॉपिक वो है बायोम। बायोम क्या होता है, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, primarily determined by its climate। ये क्लाइमेट के हवाले से अगर हम एक बहुत बड़ी खिते को स्पेसिफिक कर दें कि यहाँ पर तो हमेशा गर्मी पड़ेगी, यहाँ पर तो हमेशा सर्दी होगी, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, तो ये आपके पास बायोम्स आ जाते हैं। ये चंद एक बायोम्स हैं, रेन फॉरेस्ट बायोम, ट्रॉपिकल बायोम है, टेम्परेट बायोम है, टाइगा का बायोम है, डेजर्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, सवानास बायोम है, आपके पास टुंड्रा है, आपके पास फ्रेश वाटर बायोम है, आपके पास मेरीन वाटर लाइफ है। तो ये आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। इन द केस कोई इशू आएगा तो आप मेरे से लाजमी तौर पे बेटा पूछिएगा। सेकंड लेक्चर का भी इंतज़ार कीजिएगा, उसके एंड पर जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो होंगे सेकंड पार्ट के अंदर। तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लाजमी तौर पर इसको पढ़िएगा और लिखिएगा भी। अल्लाह हाफिज़।